नमस्कार दोस्तों। 12th का आपके 4th चैप्टर है रासायनिक बल गति की। ठीक है, रासायनिक बल गति की जो अध्याय है इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गति की कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके कारकों का इसमें अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ये एक परिभाषा लिखी हुई है। इकाई समय में किसी क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में आए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे अगर क्रियाकारक बदल रहा है उत्पाद के अंदर तो क्रियाकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता ही है। अगर नहीं हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। और अगर रासायनिक परिवर्तन होता है क्रियाकारक की और उत्पाद की सांद्रता में, उसे ही हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग है। ये मतलब अभिक्रिया बढ़ रही है, आगे की ओर जा रही है। ठीक है, अग्र दिशा में जाती है या पश्चिम दिशा में जाती है, किसी भी दिशा में जाए, अगर क्रियाकारक और उत्पाद में से किसी भी एक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। इसे अभिक्रिया का औसत वेग भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, अभिक्रिया का वेग इसको हम बोलते हैं रेट। आगे के इस चैप्टर में मैं बार बार रेट बोलूँगा तो उसको आपको अभिक्रिया का वेग समझना है। अभिक्रिया का वेग बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में कमी बटा उत्पाद की सांद्रता में अभिक्रिया में लिया गया समय, या फिर अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और अभिक्रिया में लिया गया समय। पहला वाला ये वाला जो है आपके समीकरण, कौन सा वाला समीकरण, ये वाला जो समीकरण है ये है आपके क्रियाकारक के लिए, क्योंकि क्रियाकारक में हमेशा क्या होता है, सांद्रता में कमी होती है इसलिए। ठीक है, सांद्रता में कमी होगी क्रियाकारक के अंदर। और दूसरा वाला जो है ये है आपके उत्पाद के लिए। किसके लिए, ये उत्पाद के लिए, जिसमें हमेशा क्या होगा, सांद्रता में वृद्धि होगी क्योंकि उत्पाद बनेगा इसलिए। ठीक है, अगर अभिक्रिया पश्चिम वाली हो रही है तो उस समय उत्पाद क्रियाकारक का काम करेगा, ये भी इस बात का आप ध्यान रखना, और क्रियाकारक उत्पाद का काम करेगा। तो इस जगह ये दोनों सही हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हम रेट बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। इस पूरे चैप्टर में इस ब्रैकेट का मतलब होगा सांद्रता, ध्यान रखना, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब है सांद्रता। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ देखो आप, रेट मतलब वेग दर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। ये जो माइनस का साइन लगा है ये क्या बता रहा है कि आर की सांद्रता में कमी हो रही है, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है समय के अनुसार। तो डेल आर का मतलब है कि सांद्रता में परिवर्तन, और डेल टी का मतलब है समय में परिवर्तन, और माइनस का मतलब है कमी। और उत्पाद के लिए क्या आएगा, उत्पाद के लिए आएगा आपके रेट बराबर प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। तो पी किसके लिए आया है, उत्पाद के लिए आया है, क्योंकि उत्पाद में वृद्धि हो रही है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, प्लस लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि उत्पाद में वृद्धि हो रही है इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ ग्राफ बना हुआ है कि जैसे समय और सांद्रता के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएं तो क्रिया ये है आपके क्रियाकारक और ये है आपके उत्पाद। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो उत्पाद तो कितना होगा, 0 होगा, और अब क्रियाकारक अधिकतम होगा क्योंकि उन्होंने अभी तक अभिक्रिया की ही नहीं है। अब जैसे जैसे समय के साथ अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, अग्र दिशा में जाएगी, तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि क्रियाकारक तो खत्म होता जाएगा और उत्पाद बनता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। आगे ये समानांतर भी रह सकती हैं दोनों लाइनें और ख़त्म भी हो सकती हैं, यानी ये पूरा का पूरा क्रियाकारक उत्पाद बना लेता है, या फिर दोनों क्या होते हैं, समानांतर हो सकते हैं। उसको बोलते हैं हम साम्यावस्था की स्थिति में आना। 11वीं क्लास में आपका चैप्टर था ना, वो वाला। वो अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कैसे करते हैं, किन्हीं दो समय लक्षणों के मध्य अभिक्रिया के औसत वेग को समय और सांद्रता के मध्य आरेख से प्राप्त करते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग जैसे अपन निकालते हैं ना कि हमारी गाड़ी का एवरेज कितना है, ठीक है, एवरेज निकालते हैं, वैसे ही अभिक्रिया का भी एवरेज जो रेट है, एवरेज रेट निकाली जाती है, अभिक्रिया का औसत वेग निकाला जाता है। इसमें क्या किया है, समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचा है। तो जैसे जैसे क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो आप देखो हमने क्या किया, सांद्रता C1 और C2 और इधर समय T1 और T2 के बीच में ग्राफ खींचा है ना। इस तरीके से हमने इसको लिया यहाँ पर। तो हमारे सामने क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर औसत वेग बराबर माइनस सांद्रता में कमी, माइनस का मतलब क्या है, सांद्रता में कमी, C2 माइनस C1 बटा हुआ T2 माइनस T1। ठीक है, C2 का मतलब क्या है, सांद्रता, C1 और C2 क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, C का मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, समय के अनुसार हो रहा है। तो हमने इसका औसत वेग ज्ञात किया है। फिर आता है आपके तात्कालिक वेग
किसी समय विशेष पर अभिक्रिया का वेग तत्कालिक वेग कहलाता है। पर्टिकुलर किसी समय पर, ये तो हमने निकाला औसत वेग। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने निकाला है औसत वेग। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हो। ये तो क्या है, औसत वेग है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अभिक्रिया का वेग क्या है, तो वो होता है उसका तात्कालिक वेग। किसी समय विशेष पर अभिक्रिया का वेग तात्कालिक वेग कहलाता है। ठीक है, देखो उदाहरण देखो किस प्रकार से अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। जैसे एक अभिक्रिया लिखी हुई है PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2। सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करना है आपको। अगर संतुलित है तो ठीक है, तो हम रेट बराबर क्या लिखेंगे, जो अगर क्रियाकारक है तो उसके आगे माइनस लगाना है, उत्पाद है तो उसके आगे प्लस लगाना है। माइनस का मतलब क्या है, क्रियाकारक सांद्रता में कमी, और प्लस का मतलब है उत्पाद में और सांद्रता में वृद्धि। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबके बीच में बराबर लगाना है। माइनस डेल PCl5 की सांद्रता बटावा डेल टी प्लस डेल PCl3 की सांद्रता बटावा डेल टी बराबर प्लस डेल Cl2 की सांद्रता बटावा डेल टी। तो ये दोनों तो हो गए उत्पाद, तो इनके आगे प्लस लग गया। ये है क्रियाकारक, इसके आगे माइनस लग गया। इसमें ध्यान रखना, रेट हम निकाल रहे हैं तो सबके आगे बराबर आएगा। अगर आपको इसको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइए। दूसरी अभिक्रिया लिखी है N2 + 3H2 और अमोनिया, हमने इसको संतुलित कर दिया। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है 3H2, तो 3H2 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 1/3 भाग कम पड़ रहे हैं। दो अमोनिया का मतलब है कि अमोनिया का प्लस 1/2 भाग बढ़ रहा है, क्योंकि ये उत्पाद है तो ये बढ़ेगा। ये हाइड्रोजन क्रियाकारक है तो ये कम होगा। तो अगर ऐसे बैलेंस करते समय 3, 2, 1 आगे लगे हुए हों तो उनको बटावा में आपको परिवर्तित करना है। मतलब 1/3 हाइड्रोजन की सांद्रता कम पड़ रही है और 1/2 अमोनिया की सांद्रता बढ़ रही है। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। तो माइनस करके 1/3 डेल H2 की सांद्रता और इधर आएगा प्लस 1/2। इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करेंगे। देखो इस अभिक्रिया को आप करके देखना। इस अभिक्रिया में भी ऐसे किया हुआ, ये पूरी अभिक्रिया है। जहाँ जहाँ इसमें 5, 6, 3, 3 आ रहे हैं उनको हमने इस रूप में व्यक्त कर दिया, 1/5, 1/6। अब देखो प्लस और माइनस आप देख के लगाना। अगर क्रियाकारक है तो उसके आगे माइनस और उत्पाद है तो उसके आगे प्लस लगाना है। ठीक है।